शुभकामनाओं के साथ मैं गोपाल पाठक यूट्यूब चैनल के समस्त छात्रों, विषय विशेषज्ञों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने पूर्व दिनांक 6 जनवरी 2021 के दृश्य श्रव्य पटल वीडियो के माध्यम से भास्करीय ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय ग्रंथ संख्या 375 में वर्णित चाप यंत्र पर विचारण प्रस्तुत किया था और वीडियो के अंत में कोण प्रमापकीय अंशों के अवयवों को दर्शाने वाले और कोणीय मान के अंशकलादि अवयवों को मापने वाले तुर्य यंत्र के नाम और उसके प्राथमिक परिचय पर विचारण प्रस्तुति भास्कराचार्य के खगोलीय ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय ग्रंथ संख्या 375 के क्रमानुसार करने की बात कही थी। उसी क्रम में आज दिनांक 19 जनवरी 2021 के इस दृश्य श्रव्य पटल के माध्यम से कोणीय प्रमापक के अनुसार अंशों और उसके कला आदि अवयवों को दर्शाने वाले एवं मापने वाले एक विशेष यंत्र तुर्य यंत्र पर विचारण करेंगे। इस यंत्र पर आगे की विचारण प्रस्तुति आरंभ करने से पहले मैं अपने समस्त YouTube दर्शकों से एक आग्रह करना चाहता हूँ। छोटा सा आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल डॉक्टर कारखेड़कर गोपाल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको सूचना मिलती रहे। जैसा ही नया अपकमिंग वीडियो आए तब तक इस वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। इस सहयोग के लिए सभी दर्शकों को मैं अग्रिम धन्यवाद देता हूं। अब तुर्य यंत्र पर आगे का विचारण शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे यंत्र की चर्चा करेंगे जो कार्य तो वो स्वतंत्र रूप से करता ही है परंतु चक्र और चाप यंत्र के भी सापेक्ष होता है और उसी से उत्पन्न भी होता है और यह यंत्र वेद यंत्रों के व्यवहार में तुर्य यंत्र के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से ही प्रसिद्ध भी है। अब यहाँ पर प्रसंगवशात इस यंत्र के ऐतिहासिक पक्ष पर भी थोड़ा विचारण कर लेते हैं। तुर्य यंत्र को अंग्रेजी भाषा में क्वाड्रेंट टूल कहते हैं। क्वाड्रेंट एक उपकरण है जिसका उपयोग 0 से 90 अंशों तक के कोणों को मापने के लिए किया जाता है। यह उपकरण विभिन्न स्वरूपों में देखने को मिलता है। इसका उपयोग विभिन्न निर्देशांकों के पठनांक जैसे कि देशांतर अक्षांश और कालांश आदि की गणना करने के लिए किया जाता है। यह मूल रूप से टॉलमी द्वारा विकसित एस्ट्रोलैब के एक प्रकार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस उपकरण के कई अलग अलग रूपों को बाद में मध्यकालीन मुस्लिम खगोलविदों द्वारा निर्मित किया गया था। 18वीं शताब्दी की यूरोपीय और भारतीय वेधशालाओं में भित्ति संबंधी चतुर्थांश यंत्र महत्वपूर्ण खगोलीय उपकरण थे। भित्ति संबंधी माने मोटी और विस्तृत लंबाई चौड़ाई के भित्ति के उत्तर पार्श्व में इस उपकरण को बनाया जाता था पाषाण इत्यादि से और उसके द्वारा याम्योत्तर वृत्तीय ग्रहों के नतांश क्रांतिंश इत्यादि नापे जाते थे जो कि स्थलीय खगोल विज्ञान के लिए या स्थानीय खगोल विज्ञान के लिए एक प्रयोग स्थल की स्थापना करते थे। चतुर्थांश शब्द जिसका अर्थ है 1/4 इस तथ्य को संदर्भित करता है कि उपकरण के शुरुआती संस्करण एस्ट्रोलैब से ही प्राप्त किए गए थे। इस चतुर्थांश यंत्र ने एस्ट्रोलैब के कार्योपक्रम को एक क्षेत्र में एस्ट्रोलैब चेहरे का 1/4 आकार दे दिया।
क्वाड्रेंट के शुरुआती स्वरूपों में से एक 150 ईस्वी के आसपास टॉलमी एक विदेशी खगोलविद हुआ था। तो उस टॉलमी के ऑल्मेजिस्ट से यह इस उपकरण का विवरण प्राप्त होता है। यह क्वाड्रेंट उपकरण बाद के संस्करणों के विपरीत था। इसके बाद जो संस्करण बने उसके ठीक उलट टॉलमी के ऑल्मेजिस्ट से प्राप्त क्वाड्रेंट का संस्करण था। यह काफी बड़ा था और इसमें कई प्रकार के चल अवयव भी थे। टॉलमी का संस्करण एस्ट्रोलैब का ही व्युत्पन्न था और इसी विकसित उपकरण का यह जो उपकरण विकसित किया टॉलमी ने, तो इस विकसित उपकरण का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि सूर्य के या मित्रवृत्तीय कोण को मापना। सूर्य कहने का तात्पर्य यहाँ पर अन्य ग्रह भी है, सूर्य से अन्य ग्रहों का भी संदर्भ ग्रहण करना चाहिए। मध्य युग में इस्लामिक खगोलविदों ने इन विचारों में सुधार कर दिया और पूरे मध्य पूर्व में मैरिज रे और समरकंद जैसी वेधशालाओं में बड़े बड़े चतुष्कोणों का निर्माण मुस्लिम खगोलविदों ने किया था। पहले तो ये चतुर्भुज आमतौर पर बहुत बड़े और स्थिर होते थे और किसी भी खगोलीय पिंड के उन्नतांश और दिगंश दोनों को प्राप्त करने के लिए इनको किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। जैसा कि इस्लामिक खगोलविदों ने खगोलीय सिद्धांत और अवलोकन संबंधी सटीकता कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जैसे हम लोग अपने सिद्धांत ग्रंथों में ग्रह नक्षत्रों के लिए दृग्गणितैक्यकरण या दृग्गणितैक्यता स्थापन की बात करते हैं। जैसा कि भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में एक श्लोक के अंत में एक चरण प्राप्त होता है, स्फुटक क्रिया दृग्गणितैक्य कृद्या, जिस पर कि हमने एक बार चर्चा अपने पूर्व वीडियो में भी की हुई है, शुरुआती इंट्रोडक्टरी वीडियो में। वही उसी अर्थ से का ही संदर्भित अर्थ इस वाक्य का भी है। संबंधित सटीकता, अवलोकन संबंधी सटीकता कहने का तात्पर्य ये है दृग्गणितैक्यकरण। तो इसमें बड़ी प्रगति की है इन मुस्लिम खगोलविदों ने। तो उन्हें मध्य युग और उसके बाद के 4 विभिन्न प्रकार के विकास का श्रेय दिया जाना चाहिए। जैसा कि इस श्रेय दान में यहाँ पर वराहमिहिर के उन विचारों को भी स्मरण कर लेना चाहिए जो कि बृहत् संहिता में यवनास्ते नीचास्तथापि तेन सम्यगधीतमिदं शास्त्रम ऋषिवत्तेपि पूज्यन्ते, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो यदि किसी प्रकार के सुधारण या किसी प्रकार के दृग्गणितैक्यीकरण में अगर किसी का योगदान है तो उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। इनमें से पहला साइन क्वाड्रेंट 9वीं शताब्दी में मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी द्वारा बगदाद में हाउस ऑफ विजडम में आविष्कृत किया गया है, जो कि पर्याप्त रूप से बड़ा एवं संशोधित संस्करण था और सूक्ष्म मापन करने में पूर्णतया समर्थ था। ये तो रहा शेष वैश्विक पटल पर तुर्य यंत्र का स्वल्प ऐतिहासिक परिदृश्य। अब हम भारतीय परिदृश्य पर इस पर विचार करते हैं। तो भारतवर्ष में इस तुर्य यंत्र का सर्वप्रथम विस्तृत विवरण 6ठी शताब्दी के 628वीं ईस्वी में आचार्य ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत से प्राप्त होता है। तो इस सिद्धांत ग्रंथ में घटिका, शंकु, यष्टि, कपाल, छाया, धनु, चक्र, तुर्य तथा छत्र इन 9 यंत्रों का विवरण 34 पद्यों में किया गया है। इसके बाद की शताब्दी से 11वीं शताब्दी में भास्कराचार्य के काल तक तथा इसके बाद के काल में भी इस यंत्र के अत्यंत परिष्कृत संस्करणों के निर्माण एवं प्रयोग विधियों का विवरण उनके अपने अपने सिद्धांत ग्रंथों से प्राप्त होता है हमें। इस तुरीय यंत्र का
अत्यंत उत्कृष्ट एवं सविस्तर वर्णन या सविस्तृत वर्णन 1178 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य आचार्य चक्रधर द्वारा निर्मित यंत्र चिंतामणि नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। यंत्र चिंतामणि नामक लघु यंत्र ग्रंथ एक विशेष प्रकार के तुरीय यंत्र के निर्माण की प्रक्रिया का प्रतिपादन करता है, परंतु भारतवर्ष में यह यंत्र सर्वप्रथम कब बना, कहाँ, किसने बनाया, इसका कोई भी पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण रूप में प्राप्त नहीं होता है। इस तुरीय यंत्र के ऐतिहासिक पक्ष के संबंध में शंकर बालकृष्ण दीक्षित अपने भारतीय ज्योतिष शास्त्राचा इतिहास नामक ग्रंथ में, जो कि मराठी भाषा में है, उसमें तुरीय यंत्र के बारे में स्पष्ट रूप से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि सांप्रत के सूर्य सिद्धांत में, जो वर्तमान काल में प्रचलित सूर्य सिद्धांत है, उसमें वेद यंत्रों के सविस्तर वर्णन नहीं है, फिर भी स्वयं वह गोल शंकु यष्टि धनु चक्र कपाल इन यंत्रों के नाम उसमें आए हुए हैं। इसमें चमत्कार यह दिखा कि पंच सिद्धांतिका आर्यभट्टीयम सांप्रत काल का सूर्य सिद्धांत लल्ल तंत्र, इनमें तुरीय यंत्र कहीं भी नहीं आया है। तुरीय यंत्र का कोई जिक्र है या चर्चा, तुरीय यंत्र पर कोई भी किसी भी प्रकार की चर्चा इसमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन 6ठी शताब्दी के आचार्य ब्रह्मगुप्त के ब्राह्मस्फुट सिद्धांत में, 9वीं शताब्दी के आचार्य आर्यभट्ट द्वितीय के आर्य सिद्धांत में, और उसके बाद 11वीं शताब्दी के आचार्य भास्कर के सिद्धांत शिरोमणि में तुरीय यंत्र का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। ये रहा भारतीय पटल पर तुरीय यंत्र का स्वल्प ऐतिहासिक परिदृश्य। तुर्य शब्द का अर्थ होता है चतुर्थांश। जैसा कि अमरकोश की 1850वीं पंक्ति में पादस्तुरीयो भागस्या दंश भागैस्तु वंटके, इस पद से स्पष्ट होता है। तुरीयो भागः अंशः पादः, अर्थात किसी भी वस्तु का चौथाई या 1/4 भाग। अमरकोश के इसी अर्थानुसार चक्र यंत्र का चतुर्थांश, चौथाई भाग तुरीय यंत्र हुआ, इसलिए इसको तुरीय यंत्र कहा। ऐसे ही एक यंत्र का वर्णन आचार्य भास्कर यंत्राध्याय के पद्य संख्या 15 के द्वितीय चरण में कर रहे हैं। इसका नाम है तुरीय यंत्र। कोदंड खंडम खलु तुरीय गोलम, बस इतनी सी पंक्ति प्राप्त होती है। पद्य का, संपूर्ण पद्य का 1/4 है ये। अब इसका अन्वयार्थ कह लीजिए या विवृति कह लीजिए, वो अब आप सामने प्रस्तुत है। सो देखिए, कोदंड धनुषः खंडम नाम समार्धम तुर्यगोलम, तुर्य नामकम यंत्रम भवति चक्र चतुर्थांशत्वात्, अत्र गोल शब्देन यंत्रम गोल विकृति स्यात् इति सूचितम्। इसलिए उसको गोल कहा कि गोल यंत्र की ही एक विकृति है तुरीय यंत्र, इसलिए उसको तुर्य गोलम ऐसा कहा। निश्चयन पूर्वाचार्य वदन्ति, ऐसा निश्चय ही पूर्वाचार्य लोग भी कहते हैं। अत्र यंत्रस्य चतुर्थांश रूप परिधौ 90 अंक्याः, यंत्र के चतुर्थांश रूप परिधि पर 90 अंश अंकित करें। केंद्र कोण में अर्थात यंत्रस्य केंद्रे, यंत्र के केंद्र में या पर, यत्र जहाँ पर ऊर्ध्वाधर त्रिज्या रेखोपरि क्षैतिज त्रिज्या रेखाया संपाता, जहाँ पर ऊर्ध्वाधर त्रिज्या रेखा पर क्षैतिज त्रिज्या रेखा का संपात होता हो, वहाँ पर तत्र छिद्रम कृत्वा, वहाँ पर एक छिद्र करके, तच्छिद्रे एका शलाका शंकुर्वा निवेशा, उस छिद्र में एक शलाका अथवा शंकु निवेशित कर दे। अब सूर्य आगे की ओर बताते हैं कि सूर्य बिंबाभिमुखम यंत्रे धृते, सूर्य बिंब के अभिमुख यंत्र को धारण करने पर कीलस्य छाया यत्र यंत्र परिधौ पतति, उस कील की छाया जो केंद्र कोण में शलाका या शंकु डाला गया है, उस शंकु या शलाका की छाया यत्र यंत्र परिधौ पतति, जहाँ पर यंत्र की परिधि पर पड़ती है, गिरती है, तत्
सूर्य परदिक्स्थ परिधिकोणयोर अंतरम, उसका और सूर्य के परदिक्स्थ, सूर्य के परदिशा में परि पर स्थित कोण का जो अंतर है वह उन्नतांश होगा। इसी प्रकार तदपर परिधि कोण और उसके अपर परिधि कोण का अंतर, यानी उस छाया का और उसके अपर दिशा में जो परिधि कोण का अंतर है वह नतांश होंगे। और मध्याह्न काल में क्या स्थिति बनेगी, तो कहते हैं मध्याह्ने याम्योत्तर वृत्तस्थे सूर्ये नक्षत्रे वासति, मध्याह्न काल में याम्योत्तर वृत्त पर स्थित सूर्य नक्षत्र अथवा नक्षत्र के होने पर अथवा ग्रहे सति अथवा ग्रह के होने पर अक्षांशोन रवि नक्षत्र ग्रह नतांशाः, अक्षांश से ऊन सूर्य नक्षत्र अथवा ग्रह के नतांश तेषाम क्रांतिंशाश्च भवेयुः, उनके क्रांतिंश होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मध्याह्न काल में जब याम्योत्तर वृत्त पर सूर्य हो उस वक्त सूर्य का जो नतांश होगा उसमें से अक्षांश हटा दिया जाए तो उसके क्रांतिंश प्राप्त हो जाएंगे। और यदि रात्रि काल में नक्षत्र का वेध कर रहे हैं तो याम्योत्तर वृत्त पर यदि कोई नक्षत्र स्थित है तो उसका जो याम्योत्तर वृत्तीय नतांश हमको तुर्य यंत्र पर प्राप्त हुआ उस नतांश में से अक्षांश घटा देंगे तो उस नक्षत्र का क्रांतिंश हो जाएगा। इसी प्रकार ग्रहों के भी क्रांतिंश हम उस तुर्य यंत्र से ज्ञात कर लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि चक्रयंत्र के चतुर्थांश के स्वरूप में दो समान भागों में विभाजित चाप यंत्र के एक भाग के सदृश तुर्य यंत्र होता है। पद्य के अंत में जो गोल शब्द यहाँ पर तुर्य शब्द के साथ संयुक्त है वह गोल यंत्र की ही एक विकृति का सूचक है, वह गोल यंत्र की ही एक विकृति है यह तुर्य यंत्र। इस यंत्र की चतुर्थांश रूप जो परिधि है उस परिधि पर 90 अंशों को दर्शाने वाले 90 चिन्हों को अंकित कर देंगे। यंत्र के केंद्र कोण पर छिद्र निर्मित करेंगे और उस छिद्र में एक शलाका अथवा शंकु निवेशित कर देंगे। इस प्रकार निर्मित तुर्य यंत्र की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज इन दो भुजाओं में से एक ऊर्ध्वाधर भुजा को सूर्य के अभिमुख इस प्रकार स्थापित करेंगे कि सूर्य का प्रकाश यंत्र के दोनों पार्श्वों पर समान रूप से पड़ सके, समान रूप से आपतित हो सके। यंत्र का चतुर्थांश परिधि भाग वेधकर्ता की ओर हो और शंकु की छाया यंत्र परिधि पर अंकित अंश चिन्हों पर पड़े, इस प्रकार से जल प्रवाह रहित अवस्था में यंत्र को स्थिर करेंगे। वेद काल में शंकु की छाया परिधि के जिस अंश स्थान पर होगी उस स्थान से यंत्र की ऊर्ध्वाधर ज्या रेखा तक तात्कालिक नतांश और क्षैतिज ज्या रेखा तक उन्नतांश प्राप्त होंगे उसके। इस यंत्र का एक और संस्करण जो कि आचार्य भास्कर के बाद के काल में निर्मित किया गया था उसका स्वरूप भास्कराचार्य द्वारा वर्णित तुर्य यंत्र से थोड़ा भिन्न है। इस श्लोक की मरीचि टीका देखने पर इस आशय की पुष्टि हो जाती है जिसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संप्रदाय विदस्तु केंद्र कोणे सूक्ष्मं सुशिरं कृत्वा अवलंब सूत्रम गुरुतराग्रम जीवा विध्यम केंद्र कोणैकतर पार्श्व व्यासार्ध नेमि प्रदेशे चतुरस्रम कीलम च सछिद्रम रोपयत तदधः परिधि कोणे तत्पार्श्वम एवान्यम सछिद्रम चतुरस्रम कीलम निवेशयत अयं कोणः क्षितिजः एतदन्यः परिधि कोणो आकाशसंज्ञः अत्र सूर्यतेजः कीलद्वय छिद्र मार्गेण यथा निस्सरति तथा सूर्याभिमुख केंद्रकम यंत्रम धारिम तदा अवलंब सूत्रम यंत्र परिधौ यत्र लगति तत्प्रदेशाकाश प्रदेशयोरंतरे उन्नतांशः तद क्षितिज प्रदेशयोरंतरे नतांशः इत्याहु। इस तुर्य यंत्र के प्रकरण में दो विशेष बातें हैं। उसके पहले मैं इस संस्कृत के उद्धरण का मैं हिंदी भी आप लोगों को भावार्थ के रूप में बता रहा हूँ। संप्रदाय विदस्तु माने प्राचीन जो आचार्य थे, यंत्रवेत्ता थे, प्राचीन जो यंत्रवेत्ता थे
विहितो केंद्र कोणे सूक्ष्मम सुजरम कृत्वा, केंद्र कोण में, केंद्र कोण का अर्थ मैं पीछे अभी बता चुका हूँ कि क्षैतिज त्रिज्या रेखा और ऊर्ध्वाधर त्रिज्या रेखा का संपात यंत्र में जिस बिंदु पर होता है उस बिंदु पर सूक्ष्मम सुशिरम कृत्वा, एक छोटा छिद्र करके अवलंब सूत्रम, और उसमें एक अवलंब गुरुतराग्रम अवलंब सूत्रम, मैंने ऐसा अवलंब सूत्र जिसके कि एक अग्र में गुरुतर पदार्थ भी बधा हुआ हो और जो यंत्र परिधि के दोनों परिधिस्थ कोणों को मिलाने वाली जीवा रेखा का को विद्ध करता हुआ लटकता हो, ऐसा एक गुरुतराग्र अवलंब सूत्र जीवा विद्ध करता हुआ उसमें लटकाएंगे। और केंद्र कोण एकतर पार्श्व, और जो केंद्र कोण है उसके एक तरफ के पार्श्व पर जो व्यासार्ध नियमित प्रदेश है, एक तरफ पार्श्व में जो व्यासार्ध है माने त्रिज्या रेखा है वह, और नेमी माने परिधि के संपात प्रदेश में चतुरस्रम कीलम, एक चौकोर आकार की कील, और ऐसी कील जो कि सछिद्र हो, सछिद्रा कील हो, जिस कील में छिद्र भी हो, ऐसी एक चतुरस्र कील भी रोपित करेंगे। तदधा, और उसके वह जो केंद्र कोण के एक तरफ पार्श्व और व्यासार्ध के व्यासार्ध संसक्त नियमित प्रदेश में चतुरस्र कील हमने लगाई, उसके ठीक नीचे मैंने विपरीत दिशा के परिधि कोण पर तत्पार्श्वम, और उसके पार्श्व में है एवान्यम सछिद्रम, इसी प्रकार के एक और सछिद्र चतुरस्र कील निवेशित कर देंगे। जैसा कि ये यंत्र है, इसकी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, यह परिधि को, यह परिधि है, यह इसकी परिधि है। तो इस भुजा का, इस परिधि का जो यह संपात यहाँ पर है, यहाँ पर एक चतुरस्र कील, छिद्रित चतुरस्र कील इस पर लगा देंगे। इसके नीचे की ओर का जो यह, इसके नीचे की ओर जो यह, यहाँ पर जो यह कील है, इस स्थान पर इस व्यासार्ध और परिधि के का जो यहाँ संपात हो रहा है, इस बिंदु पर एक चतुरस्र कील लगा देंगे, जो कि इस चतुरस्र कील के, इस चतुरस्र कील के ठीक नीचे की ओर की चतुरस्र कील होगी। इस प्रकार से दो चतुरस्र कीलें रोपित करेंगे। तदधा परिधि कोणे तत्पार्श्वम एवान्यम सछिद्रम चतुरस्रम कीलम निवेशित, माने उस पहली वाली चतुरस्र सछिद्रा चतुरस्र कील के ठीक नीचे वाले परिधि और पार्श्व व्यासार्ध रेखा संपाद बिंदु पर एक दूसरी चतुरस्र कील भी रोपित करेंगे। अयं कोण क्षितिज, यह कोण क्षितिज होगा। एतदन्यः परिधि कोण, इसके अतिरिक्त जो परिधि कोण होगा वो आकाश संज्ञक होगा। अत्र सूर्य तेज, यहाँ पर सूर्य का तेज कीलद्वय छिद्र मार्गेण, इन दोनों कीलों के छिद्र मार्ग के द्वारा जिस प्रकार से निकल सके उस प्रकार से सूर्याभिमुख केंद्रकम यंत्र, सूर्याभिमुख केंद्रक यंत्र का केंद्रक जिस प्रकार हो उस प्रकार से यंत्र धारण करेंगे। तदा, तब अवलंब सूत्रम, उस समय अवलंब सूत्र यंत्र परिधौ यत्र लगती, यंत्र परिधि पर जहां लगेगा उसका और आकाश प्रदेश का अंतर, पहली चतुरस्र कील हमने लगाई वो आकाश संज्ञक है, उसका और उस अवलंब सूत्र के बीच के परिधि पर जितने अंशात्मक भाग प्राप्त होंगे वह उन्नतांश होंगे। तद क्षितिज प्रदेश है अंतरे, और उस अवलंब सूत्र, वह अवलंब सूत्र परिधि पर जहां लगा वहां से क्षितिज संज्ञक जो चतुरस्र कील है वहां तक का जो प्रदेशांतर है यंत्र परिधि भाग, वो उतना यंत्र परिधि भाग नतांश होगा, ऐसा कहा गया। तो अब इस दूरी यंत्र के प्रकरण में दो बातें विशेष है। प्रथमतः यह कि भास्करीय समस्त यंत्रों में शंकुशलाका के अतिरिक्त नलिका यंत्र भी प्रयुक्त करने की बात आचार्य भास्कर ने कही है। जैसा कि सिद्धांत शिरोमणि की 13वीं शताब्दी के पांडुलिपि में इस श्लोक के भाष्य में
देखने को मिलती है। वह क्या है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो 13वीं शताब्दी के पांडुलिपि में इस श्लोक के भाष्य में किं वा तत्र नलिका सुषिराद्यन्तं यावदिनस्य तेजो यथा पतेत् तथार्काभिमुख नेमिकस्थं यंत्रे नलिका सन्निवेशोपि कर्तुं शक्यते। ऐसा है मिलता है। वर्तमान में जितनी पुस्तकें सिद्धांत शिरोमणि की मुद्रित हैं या जो उपलब्ध जो पांडुलिपियां हैं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 20 18वीं शताब्दी तक की 15 से 18 तक की ही प्राप्त होती हैं, उनमें कहीं भी यह विवृत्ति नहीं है, प्राप्त देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यह विवृत्ति 13वीं शताब्दी के पांडुलिपि में है। इस श्लोक के भाष्य में मुद्रित पुस्तकों में भाष्य के आगे लिखा है स्पष्टम, जबकि ऐसा है नहीं। भाष्य था, विलुप्त हो गया या विलुप्त कर दिया गया, जो भी आप लोग समझें। तो इस प्रकार से श्लोक 13वीं शताब्दी की पांडुलिपि के श्लोक के भाष्य में ऐसा प्राप्त होता दिखता है। तो ऐसा दृष्टिगोचर होता है, जिसका प्रमाण मरीचि टीका है। ये मरीचि टीका प्रमाण कैसे है? तो मरीचि टीका में कार ने जो लिखा है संप्रदाय विदस्तु केंद्र कोणे छिद्रम कृत्वा अवलंबक सूत्रम गुरुतराग्रम जीवाविध्यम निवेश्य, ऐसा जो कहा है वो संप्रदाय विदस्तु कहने का वहाँ तात्पर्य यही है कि भास्कराचार्य और उसके पूर्ववर्ती आचार्य ब्रह्मगुप्त इत्यादि ने जो तुरीय यंत्र का स्वरूप बताया, उस स्वरूप में इतनी चीजें थीं, जैसा कि भास्कराचार्य के 13वीं शताब्दी के पांडुलिपि में देखने को मिलती है। इसलिए मरीचि टीका इस आशय की पुष्टि करता है। द्वितीयतः यह कि आचार्य भास्कर के द्वारा वर्णित समस्त यंत्रों में से गोल, नाड़ी, शंकु, घटिका, यष्टि, दिगंश, इन 6 यंत्रों को जल प्रवाह रहित समतल भूमि पर स्थापित किए जाने की बात कही गई है। जल प्रवाह रहित करने का तात्पर्य है कि स्प्लिट लेवल में भूमि निर्मित करके उस भूमि पर इस यंत्र को स्थापित करना, ताकि वो भी स्प्लिट लेवलिंग में हो, लेवल जीरो लेवल पर हो। यंत्र की क्षैतिज रेखा और जो लेवल की हुई भूमि दोनों समानांतरित हो, है ना, इस प्रकार से उसको स्थापित करना है। और चक्र, चाप, तुर्य, फलक, सर्वतोभद्र, इन 5 यंत्रों को ऊर्ध्वाधर अवस्था में लटकती हुई अवस्था में स्थिर करने की बात कही गई है यंत्राध्याय में। और धी यंत्र हस्तस्थापित यंत्र है, हाथ में ले करके उसको ग्रहों का वेद करना होता है। तो इस तुरीय यंत्र की अति विशिष्ट संरचना का सविस्तर विवरण 14वीं शताब्दी के आरंभ में आचार्य चक्रधर ने अपने यंत्र ग्रंथ यंत्र चिंतामणि में दिया है, जिसका स्वल्प स्वरूप जैसा कि मरीचि टीकाकार ने उद्धृत किया है, तदनुरूप स्वल्प संशोधन के साथ, क्योंकि यंत्र चिंतामणि में जो बातें कही गई हैं उसमें बहुत सी बातें मरीचि टीकाकार ने छोड़ दी हैं। उसको वहाँ पर स्थापित करते हुए मैं उनकी मरीचि टीका को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एवं यंत्र चिंतामणौ यंत्रस्थ केंद्र कोणे कीलकम शंकुर वा निवेश्य तत्र यंत्र व्यासार्ध प्रमाणा यष्टि निवेश्य च कीलद्वयासक्तम व्यासार्ध रेखा रूपे, कीलद्वयासक्त जो व्यासार्ध रेखा रूप यंत्र भाग है उसमें 63 समाना भागान अंक्य, 30 समान भागों को अंकित कर व्यासार्ध रेखा परिध्यंतराले 63 जीवा अंकयित्वा, व्यासार्ध रेखा और परिधि के अंतराल में 63 जीवा अंकित, 30 जीवाओं को अंकित करके सर्वम ग्रह गणित जातम बिना गणित श्रमम यष्टि सन्निवेशादिना सुखात साधितम। सर्वम ग्रह गणित जातम, सब कुछ ग्रह गणित से उत्पन्न, सर्वम सब कुछ, बिना गणित श्रमम, बिना गणित के श्रम के, यष्टि सन्निवेशादिना, यष्टि के सन्निवेशादि से सरलतापूर्वक सुखपूर्वक साधित किया जा सकता है। मैंने हम उसके पठनांकों को सरलता से सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है।
यहाँ पर आचार्य चक्रधर ने भास्करीय तुर्य यंत्र में व्यासार्ध रेखा के दोनों शीर्षों पर 2 सछिद्र कील निवेशित कर दी। करावलंबक सूत्र के स्थान पर एक यष्टि जिसकी लंबाई यंत्र के एक पार्श्व के व्यासार्ध रेखा के समतुल्य थी, उसे शंकु में प्रोत कर दिया और व्यासार्ध रेखा को 30 समान भाग में बांटकर 30 चिन्हों से अंकित कर दिया। प्रत्येक चिन्ह पर व्यासार्ध रेखाओं और यंत्र परिधि के अंतराल में, यंत्र की जो परिधि है और जो व्यासार्ध रेखा है दोनों उनके अंतराल में 30 जीवाएं अंकित कर दी। इस प्रकार आचार्य चक्रधर ने भास्करीय तुर्य यंत्र में संशोधन देकर के और अधिक सूक्ष्म मापन करने में समर्थ संशोधित तुर्य यंत्र का निर्माण किया, जिसका मिलता जुलता स्वरूप हम अगले क्लिप में आप देख सकते हैं। उसे मैंने आप स्थापित किया हुआ है, देखें। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से एक भिन्न प्रकृति के अंशगणक यंत्र तुर्य यंत्र के नाम और उसके प्राथमिक स्वरूप पर मैंने विचारण प्रस्तुत किया। प्रस्तुतिकरण की यह श्रृंखला 30 नवंबर 2020 से आरंभ हुई थी। 30 नवंबर 2020 को प्रकाशित पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो से लेकर आज तक के इस वीडियो के साथ साथ अब तक नाड़ी वलय यंत्र, शंकु यंत्र, घटी यंत्र तथा चाप और तुर्य यंत्र, इन 5 छोटे एवं सरल यंत्रों पर 5 नेम वीडियो सहित 6 वीडियो के माध्यम से मैंने विचारण प्रस्तुत किया है। यह विचारण प्रक्रिया का यह सेशन वेद यंत्रों के संबंध में पहला सेशन था, जो इन 6 यंत्रों के बारे में 6 वीडियो में के माध्यम से हमने जो विचारण प्रस्तुति की है, वह विचारण प्रक्रिया का यह सेशन वेद यंत्रों के संबंध में पहला सेशन था। इसके बाद के क्रम में क्रमानुसार गोल यंत्र, यष्टि यंत्र, चक्र यंत्र तथा फलक और धी यंत्र, ये 5 बड़े एवं जटिल यंत्र आते हैं, जिस पर क्रमानुसार विचारण दूसरे सेशन में हम करेंगे। और उसके प्रथम वीडियो में प्राथमिक विचारण के क्रम में गोल यंत्र के संबंध में विचारण प्रस्तुत करेंगे। पहला गोल यंत्र ही है, बड़ा ही महत्वपूर्ण यंत्र है यंत्राध्याय का। पूरी वेदशाला में, प्राचीन वेदशालाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रधान, सभी यंत्रों में श्रेष्ठ यंत्र यह गोल यंत्र है। इस पर चर्चा हम अपने सेशन के प्रथम वीडियो में करेंगे। हमारा दूसरा सेशन जो है 26 जनवरी से 30 जनवरी 2021 ईस्वी में, इसी 2021 ईस्वी में 26 से 30 जनवरी के मध्य प्रारंभ हुआ। 27 को हो सकता है, 28 को हो सकता है, लेकिन अंतिम तिथि उसकी 30 हमने रखी है। 30 जनवरी तक पहला वीडियो पब्लिश हो जाएगा यूट्यूब पर, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मेरे पहले सेशन के सभी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए। अंत में मकर संक्रांति और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ। टू बी कंटिन्यूड बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।